इंडिया आने वाले 10 सालों में एक स्पेस सुपर पावर बनने वाला है। और ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता हूं? वेल, रिसेंटली 5 एंड 6 दिसंबर को अबू धाबी में एक स्पेस डिबेट हुआ था जिसका नाम था अबू धाबी स्पेस डिबेट 2022, जिसे मैंने भी अटेंड किया था। इसमें इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इजराइल के प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये सभी लीडर्स एक टेबल पर आकर स्पेस इंडस्ट्री में हम सब साथ मिलकर सुपर पावर्स कैसे बन सकते हैं इस पर डिस्कशंस किए। सो जो भी बकायदा स्पेस इंडस्ट्री में हो रहा है वो सब लाइव मैं विटनेस करके आया हूं और वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। ये कोई गूगल से निकाला हुआ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये साक्षात दुनिया भर के लीडर्स क्या प्लान कर रहे हैं स्पेस इंडस्ट्री के लिए, ये आपके सामने आने वाला है। जो स्पेस रेस 1900s के एरा में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुआ था, वो स्पेस रेस अब दोबारा होने वाला है और इस बार पार्टिसिपेंट कंट्रीज कोई और है। अब सवाल यह आता है फ्रेंड्स कि इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के स्पेस डिबेट में बाकी स्पेस सुपर पावर्स की रशिया, यूएस और चाइना को छोड़कर इंडिया को क्यों होस्ट बनाया गया? वेल, टू आंसर योर क्वेश्चन, वहां पर स्पेस डिबेट में हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने यह कहा कि इंडिया इज अ की ग्लोबल प्लेयर इन द स्पेस सेक्टर। We started from a scratch and it is today acknowledged as one of the leading space powers in the world. और मैं तो बस इतना कहूंगा कि आप लास्ट 10 इयर्स में इंडिया के स्पेस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशंस और एवोल्यूशन को ही देख लो। आज इंडिया वो कंट्री बन चुका है जिसके पास सुपर पावर देश जैसे यूएसए, रशिया और यूएई अपने स्पेस सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने आते हैं, क्योंकि इतने इकोनॉमिकल लेवल पर हम ये स्पेस सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पा रहे हैं। इंडिया आज के तारीख में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आईएसएस को तो 15 अलग अलग देशों ने मिलकर बनाया था, यहां पर इंडिया ये काम अकेला कर रहा है। आज इंडिया में इसरो के अलावा 500 से भी ज्यादा प्राइवेट स्पेस एजेंसीज खुल चुके हैं जो इंडिया के स्पेस सेक्टर को रैपिडली एडवांस करा रहे हैं। स्पेसएक्स के बाद इंडियन स्पेस एजेंसीज ने रियूजेबल रॉकेट्स बनाना शुरू भी कर लिया है और हम ही वो कंट्री है जिसने मार्स और लूनर मिशंस के अलावा 100 ऐसे ही और भी मिशंस को कम टाइम में एक ही सिंगल लॉन्च में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। और एग्जैक्टली हमारी इन्हीं सभी कैपेबिलिटीज को आज इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्निशन मिल रहा है। सो यस, मैं कह सकता हूं आज से 50 से 60 साल पहले स्पेस सुपर पावर बनने का जो हंगर यूएसए और रशिया में था, वो आज हमें इंडिया में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहां पर सवाल आता है कि स्पेस ही क्यों? स्पेस सुपर पावर बनके हमारा क्या फायदा होगा? राइट, हमें तो इंडिया में इतनी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, इंडिया में इतनी भूखमरी है, उससे हमें पहले डील करना चाहिए। राइट, सो फ्रेंड्स, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो स्पेस सेक्टर को कितना सीरियसली लिया जा रहा है सारे कंट्रीज से, बिकॉज ये सेक्टर पर फोकस आपके दूसरे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा। वो मैं बताऊंगा कैसे। तो देखो, अगर आप एक सिंपल सा भी गूगल सर्च करोगे कि स्पेस सेक्टर के ग्रोथ के क्या फायदे होते हैं, तो हमें आंसर्स मिलते हैं पावर जनरेशन, एडवांस रोबोटिक्स, हेल्थ एंड मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग। एंड नाउ यू जस्ट सी, आज इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर बन चुका है। आज इंडिया वर्ल्ड में 3rd रैंक पर रोबोटिक्स में आता है। आज इंडिया वर्ल्ड लेवल में 3rd रैंक पर मेडिसिन में आता है। और हर साल इंडिया में नहीं तो भी 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉरेनर्स आते हैं अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए। सो अगर स्पेस सेक्टर ग्रो किया तो जल्द ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का हमारा जो बेंचमार्क है, हमारा जो प्लान है, जो गोल है, वो हम जल्दी टच कर सकते हैं और जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के वर्ल्ड टॉप 3 कंट्रीज में आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल। भूलना मत, स्पेस सेक्टर वो सारे नए जॉब्स क्रिएट करेगा जो इंडिया और इंडियंस की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा। और अबू धाबी स्पेस डिबेट में एग्जैक्टली यही सारी बातें पर मेजरली फोकस किया था कि कैसे स्पेस रेस हमेशा से इनोवेशंस को किक स्टार्ट देते आ रहा है। आप स्पेस के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाते हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके किसी दूसरे सेक्टर में फायदा मिल जाता है। एंड यू मे नॉट इवन नो, लेकिन आज के तारीख में जितनी भी चीजें आप यूज करते हो, डेली अप्लायंसेस, ये कहीं ना कहीं नासा के स्पेस प्रोग्राम्स की ही देन है। जैसे कि मॉडर्न डे स्मोक डिटेक्टर्स, जो लिटरली सबसे पहले यूएस स्पेस स्टेशन स्काईलैब के लिए बना था। और फिर अगर हम बात करें आज के स्क्रैच रेजिस्टेंट लेंसेज की, जो ओरिजिनली स्पेस सूट हेलमेट के वाइजर्स को स्पेस के शार्प डस्ट पार्टिकल से बचाने के लिए बनाया गया। और ऐसे ही एथलीट्स के शूज में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिंग इंसोल्स और मेमोरी फोम में इस्तेमाल होने वाले पॉलीयूथेरीन सिलिकॉन प्लास्टिक भी हमें स्पेस सेक्टर से ही मिला है। और यूएई जो स्पेस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने भी इसे अप्रिशिएट किया इन हिज स्टेटमेंट। The set of skills that you get out of space programs, out of building systems that work in a very harsh environment, out of technologies you develop for a human to survive in a very harsh environment, will serve you on Earth. सो इससे एक बात तो हमें बिल्कुल रियलाइज करना चाहिए कि हम इतना सोचते नहीं है, लेकिन स्पेस इंडस्ट्री हम जैसे आम लोगों के भी बहुत ही ज्यादा नजदीक है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए जब डिबेट का ये सेक्शन खत्म हुआ, तब मेरे मन में एक सवाल आया
कि स्पेस सेक्टर तो दूसरे सेक्टर्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन स्पेस सेक्टर की मदद कौन कर रहा है? वेल, क्लियरली स्पेस सेक्टर को भी किसी का सपोर्ट होना चाहिए, राइट? तब इस डिबेट में एक नया सेक्शन आया। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज तो इंडिविजुअली काम कर ही रही है, लेकिन वो प्राइवेट स्पेस सेक्टर और दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर भी काम कर रही है, यानी कोलैबोरेशन ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। मतलब जहां कुछ सालों पहले कंट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन को अपने मसल्स और पावर को फ्लेक्स करने के लिए किया करती थी, लेकिन आज के तारीख में इकोनॉमिकली, टेक्निकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए कर रही है। और इस होड़ में सारे कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट साथ में कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। रिसेंटली 10 एशियन कंट्रीज के लीडर्स एक साथ मिलकर 24th एशिया पैसिफिक रीजनल स्पेस एजेंसी फोरम पर एग्री किए कुछ बड़े डिसीजंस पर, ताकि वो स्पेस के कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इनफैक्ट यूएस ने तो कोलोराडो स्कूल ऑफ माइन रिसर्चर्स के साथ तक हाथ मिला लिया ताकि वो मून पर थर्मल माइनिंग ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, यूएस जैसी जायंट कंट्री ग्रेट ब्रिटेन और यूएई के साथ भी हाथ मिला रही है। और इस डिबेट में यूएई के एक लीडर का यह कहना था कि वो अभी यूएस के साथ मिलकर अपना पहला एमिराती एस्ट्रोनॉट आईएसएस में लॉन्च करने वाले। सो यस, हम ये कह सकते हैं कि स्पेस सेक्टर इन कोलैबोरेशंस की वजह से बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है, जो ऑब्वियसली पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, नेशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी एंड इवन क्लाइमेट के सेक्टर में भी ग्रोथ दिखाएगा। वेल, डिबेट में इयन क्रिस्टेंसन, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्रोग्राम्स एट सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन, ने भी यही कहा। अब ये सभी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज इंडिया, इजराइल और यूएई एक साथ मिलकर स्पेस का एक अलग ही नेक्सस बना रहा है। आगे जाके और कंट्रीज के भी ऐसे ही नेक्ससेस बनेंगे और स्पेस इंडस्ट्री एक पिवटल रोल प्ले करेगा जियोपॉलिटिक्स में भी। वो कंट्री के साथ सभी दूसरे कंट्रीज को रिलेशन बनाना होगा जो कंट्री स्पेस रिसर्च में रैपिड एडवांसमेंट दिखा रहा है। स्पेस इंडस्ट्री इज गोना शेप द फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। इस बात को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर में दो किस्म के आउटकम्स निकल सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि द वर्ल्ड एट लार्ज, सारे कंट्रीज इन टोटल एक साथ मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज स्पेस में तो कोई सीमा ही नहीं है, और सारे कंट्रीज हैप्पीली अपने अपने कंट्रीज के इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आउटकम थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है अगर यही कंट्रीज अपने अंदर के ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पाए। ब्यूरोक्रेसी और स्पेस सेक्टर के बीच एक नेवर एंडिंग वर्टिकल टग ऑफ वॉर चलता रहता है। कभी स्पेस सेक्टर ब्यूरोक्रेसी को ऊपर खींचकर यूएसए और यूएसएसआर जैसे कट्टर दुश्मनों को आईएसएस पर साथ मिलकर काम करने पर मजबूर करता है, तो कभी ब्यूरोक्रेसी आईएसएस को सिविलियंस पर गिराने की धमकी देकर स्पेस सेक्टर को अपने साथ खींचकर निचले स्तर पर ला गिराता है। और यही कश्मकश इस पूरे डिबेट को सुनते वक्त मेरे दिमाग में चल रही थी, क्योंकि इस इवेंट में टोटल 77 से भी ज्यादा स्पीकर्स और 52 इंटरनेशनल स्पेस एक्सपर्ट्स के बीच जब यूएई के स्पीकर को पूछा गया कि यूएई स्पेस सेक्टर में क्यों उतर रहा है, Is it primarily about national prestige, or is it clear-headed economic advantage to have a space program in a country like UAE? तो यूएई की स्पीकर एचई उमरान शराफ का ये कहना था। And each country has their own priorities and different interests or drivers for their space program. But in the UAE's case, it's more of a tool and a mean for a bigger objective. यानी इन शॉर्ट यूएई के कोलैबोरेशन हम सिर्फ उन्हीं स्पेस मिशंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां उनका डायरेक्ट फायदा हो, अदरवाइज नहीं। वेल, ऑब्वियसली एट द लेवल ऑफ जियोपॉलिटिक्स इट्स अ टोटली फेयर प्ले, लेकिन व्हाट अबाउट अदर ऑल्ट्रुइस्टिक पर्पसेस लाइक एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी? यहां पर मुझे डॉक्टर विक्रम साराभाई के वो शब्द याद आ रहे हैं जहां उन्होंने कहा था, द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर नेवर एनकरेजेस ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स, फॉर इट नोज दैट मैमथ ब्यूरोक्रेसीज कैन नॉट बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ पीपल। यानी ये जो कंसोर्टियम्स और ग्रुपिंग स्पेस सेक्टर को प्रोपेल करने की बात कर रहे हैं, प्रॉब्ली अपने स्लो एटीट्यूड ब्यूरोक्रेसीज को थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे लाने पर वर्क करने चाहिए। बिकॉज यूजुअली स्पेस इंडस्ट्री को इतना ब्यूरोक्रेटिक बना के रखा हुआ है कि कोई भी कंपनी के पास कुछ भी एक्शन लेने के लिए फ्रीडम ही नहीं होता है। हर चीज के लिए भर भर के परमिशंस, वेटिंग टाइम एंड लॉट्स ऑफ पेन। और इससे होता यह है कि प्राइवेट कंपनीज एंड इवन गवर्नमेंटल कंपनीज फॉर दैट मैटर मोटिवेशन और मोमेंटम लूज करने लगते हैं, और वो इन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स की वजह से आम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। एंड एज अ रिजल्ट एडवांसमेंट इस फील्ड में हमारी कैपेबिलिटीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है। और यही मुद्दा स्पेस डिबेट में भी उठाया गया था, जैसे इस प्रॉब्लम में कि स्पेस डिब्रीज को वापस पृथ्वी पर कैसे लाया जाए। और इस डिबेट में भी दूसरे डिबेटों की तरह कोई एक कॉमन कंसेंसस नहीं हासिल हो पाया। कुछ कंट्रीज कह रहे थे कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए एक साथ। The UAE works with everyone. We do have to work within certain constraints. तो कुछ का ये दावा था, अगर कोई कंट्री अकेले काम करना चाहता है तो उन्हें तो अलाउ होना चाहिए, इतनी ब्यूरोक्रेसीज क्यों?
If you're looking for great treaties between 70 plus nations, I think we're wasting our time, quite frankly. दूसरा मुद्दा ये था कि चाहे हम रास्तों पर दौड़ने वाली गाड़ियों में कितनी ही रिन्यूएबल या सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी लेकर आ जाए, लेकिन एक समय फिर भी आएगा जब स्पेस सेक्टर शायद वो इकलौता ऐसा सेक्टर होगा जहां लॉन्च के वक्त ग्रेविटी को बीट करने के लिए फिर भी हमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड द वर्स्ट पार्ट, इस पर भी वहां पूरे 2 दिन के इवेंट में कोई कंसेंसस हासिल नहीं हो पाया। अब ऐसे में हम अपने मास कॉलोनाइजेशन गोल में अगले 50 से 100 सालों में और कितने ही आगे चले जाएंगे। और इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम यही है स्पेस सेक्टर में गवर्नमेंट के हद से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की, जिसकी जिम्मेदारी काफी हद तक प्राइवेट सेक्टर्स को देनी चाहिए। आज तक किसी भी गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी ने स्पेस डिब्रीज को कम करने का नहीं सोचा, नॉट इवन नासा। पर आज के तारीख में स्पेसएक्स, अग्निकुल कॉस्मोस, बेलेट्रिक्स और स्काईरूट एरोस्पेस जैसे प्राइवेट एजेंसीज रीयूजेबल रॉकेट्स बनाकर स्पेस पोल्यूशन कम कर रहे हैं। और इसी पर यूएई के अदनान अल मुहायरी का कहना है कि उन्होंने नासा के साथ मिलकर एक आर्टेमिस कोर्स लॉन्च किया है जिसका मेन उद्देश्य डिब्रीज को मैनेज और डिस्ट्रॉय करने का है। प्लस उसमें ऐसे भी और भी कई कोर्सेज ऐड किए गए हैं कि एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए कौन से बेस्ट मटेरियल्स को यूज किया जा सकता है और कौन सी टेक्नोलॉजी नेसेसरी है जो इसे सस्टेनेबल बनाएगी। ईएसए भी अपना एक क्लियर स्पेस मिशन 2025 में लॉन्च करने वाली है, जो कि क्लियरली अब यह दर्शा रहा है कि गवर्नमेंटल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और प्राइवेट एसोसिएशन से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। तो फिर वंस अगेन ये इतनी सारी ब्यूरोक्रेसीज क्यों? बिकॉज यहाँ पर ब्यूरोक्रेसीज ऑफ्टन सीम टू बी लेड जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पावर कंसंट्रेशन। इसके अलावा इस पूरे डिबेट में एक ये भी टॉपिक था कि कैसे प्राइवेट सेक्टर्स को एक ऑपरेशनल टेलीस्कोप इन्वेंट करना चाहिए जिसे यूज करके कोई भी आम इंसान पृथ्वी पर आ रहे मुसीबतों को स्टडी और डिटेक्ट कर सकता है। सो हाँ, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि प्राइवेट सेक्टर्स को पब्लिक सेक्टर से कोई मतलब नहीं होता और इसीलिए वो न्यू ग्राउंड ब्रेकिंग सॉल्यूशंस लेके आते रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के पास हंगर होता है अपने कंपनी को ग्रो करने का और ये हंगर उनके इन्वेंशंस में भी दिखता है। इनोवेशंस को हर दम प्रायोरिटाइज करने के पीछे एक और एक वजह होती है, वो है कंपटीशन। आज प्राइवेट कंपनीज में कंपटीशन इतने हद तक बढ़ गया है कि वो खुद के कंपनी को बेहतर से बेहतर साबित करने की होड़ में एवरी टाइम अपने खुद के लिमिट्स को पुश करते जाते हैं। एंड दिस लीड्स टू ह्यूमैनिटी एज अ होल पुशिंग आवर लिमिट्स। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा सफर इस डिबेट का, जिसमें स्पेस सेक्टर के सारे इन्स एंड आउट्स के बारे में हमें लाइव पता चला। लाइक आई वाज प्रेजेंट ओवर देयर और जो एटमॉस्फेयर और वाइब मुझे फर्स्ट हैंड देखने मिला, It just made me feel more passionate about this industry. इनके फ्यूचर प्लान्स आगे जाके क्या है इसके बारे में भी हमें पता चला और किस स्पीड से दिस सेक्टर इज अबाउट टू ग्रो इसका भी एक अंदाजा लग गया है। सो अब आप मुझे बताओ ये स्पेस इंडस्ट्री के बारे में ये इनसाइट्स आपको कैसा लगा? दिस वीडियो इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वीडियोस आउट देयर, क्योंकि इस बार हमने इन्फॉर्मेशन गूगल से नहीं बल्कि लाइव लोगों से जो कि काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनसे हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाली और ये आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज लाइक अ ग्रेट इनसाइट फॉर यू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सेक्टर। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आए और अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे वीडियोस आगे भी जाके बनाऊं, तो एक लाइक जरूर हिट करना, जिससे मुझे मालूम पड़े कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और इंडिया की तरक्की को सारे इंडियंस तक पहुंचाओ। आपके जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हैं, सबको ये वीडियो शेयर करो और इससे इंडिया भर में स्पेस और साइंस की अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगी, जो कि नीड ऑफ द आवर है। और हाँ, फाइनली अगर आपको ऐसे वीडियोस को आगे भी देखते रहना है तो अभी सब्सक्राइब कर लो गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपका नॉलेज हमेशा अपडेटेड रह सके। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।